आज मुझे आपसे एक मदद की उम्मीद है। आप हमारी जिस भी कहानी को सुना करें उसमें एक कमेंट ज़रूर किया करें। आपको वो कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी, क्या अच्छा लगा, ताकि मैं आगे भी आपके लिए वैसे ही कहानियाँ लाने की पूरी कोशिश करूं। आप उस वीडियो को लाइक भी किया करें। यह बस एक छोटा सा काम है जिसमें आपको शायद कुछ सेकंड ही लगे, लेकिन हमारे चैनल के लिए वो बहुत बड़ी बात होगी और मेरे लिए भी वो बड़ी बात होगी कि मैं आपको एंटरटेन कर पा रहा हूँ और आगे कैसे एंटरटेन कर सकता हूँ। आप सुझाव देना चाहें तो वो भी दिया करें। कैसी कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं, मैं आपके लिए वैसे ही कहानियाँ लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अब आपका ज़्यादा समय मैं बर्बाद नहीं करना चाहता, सीधा आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और मैं नई दिल्ली का रहने वाला हूं। पेशे से मैं एक ड्राइवर हूं और ये बात लगभग 5 साल पहले की है। उस समय मैं एक प्राइवेट टैक्सी चलाया करता था। पहले पहले तो काम अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसमें कमाई कम होने लगी थी। वो समय ही कुछ ऐसा था, बाकी ड्राइवर्स भी यही कह रहे थे कि कमाई काफी कम होने लगी है। मैं सोच रहा था यह काम करूं या कोई और काम करना शुरू कर दूं। जो प्राइवेट टैक्सी मैं चलाया भी करता था, उसका मालिक कई बार उस टैक्सी को किसी और को दे दिया करता। उसकी जान पहचान में कोई था। वो दिन मेरा पूरी तरह से खाली जाता। धीरे धीरे कमाई और ज्यादा कम होने लगी, क्योंकि मैं उस टैक्सी को 30 दिनों में सिर्फ 15 ही दिन चला पा रहा था। वो टैक्सी का मालिक जैसे मुझे निकालना चाहता हो या मुझे परेशान करना चाहता हो, मुझे कभी कभी बुलाया करता। कई बार कह दिया करता कुछ दिनों की छुट्टी है। उसके लिए तो छुट्टी होगी, लेकिन मेरे घर का गुजारा तो उसी से चल रहा था। मैं भी परेशान हो गया। मैं उससे झगड़ा करके आया था। मैंने उसको कह दिया था अब मैं यहां दोबारा नहीं आऊंगा, मैं अपनी गाड़ी ले लूंगा, खुद टैक्सी चलानी शुरू कर दूंगा। बड़ी बड़ी बातें करके आया था, लेकिन मेरे पास इतने रुपए थे ही नहीं कि मैं अपने लिए कोई गाड़ी खरीद पाता, चाहे पुरानी ही क्यों ना हो। मैं छोटे इलाकों में गाड़ी चलाना चाहता था। वहां भी कुछ कस्टमर है और वहां अपनी मर्जी से गाड़ी चलाऊंगा, पूरा दिन चलाता रहूंगा, ज्यादा कमाई करने की कोशिश करूंगा। मेरा एक दोस्त भी था जिसका नाम था भरत। मैं उसे गाड़ी चलानी सिखा रहा था, लेकिन उतने में ही ये गड़बड़ हो गई। कुछ समय वो सीख पाया था, अच्छी तरह से नहीं सीखा था। उसे भी लगा वो मुझसे गाड़ी सीख सकता था, लेकिन मैंने ही झगड़ा कर लिया। मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। वो भी झगड़ा करके आया था कि वो गाड़ी सीखने के बाद उसके पास कभी नहीं जाएगा। दोनों ने झगड़ा किया था, लेकिन भरत मुझे कह रहा भैया कोई गाड़ी खरीद लो ना, कहीं और काम करते हैं, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं बस सीखना चाहता हूं, बाद में मैं खुद भी टैक्सी चलाना चाहूंगा जैसे आप चलाया करते थे। मुझे लगा जहां पर मैं काम करूंगा इसे अपने साथ ले जाऊंगा, कुछ कमाई ये भी कर पाएगा और जितनी गाड़ी सीखनी होगी वो भी सीख लेगा। लेकिन यहां तो खाने के वांदे लगे पड़े थे, काम मिल नहीं पा रहा था और मुझे लगा ड्राइविंग का काम तो अब नहीं मिलेगा, शायद कोई और काम करना पड़ जाए। मैं अपने जान पहचान में जितने भी ड्राइवर दोस्त थे सबको कहने लगा कोई काम दिला दो यार, कम पैसे में भी मैं गुजारा करने को तैयार हूं, काम दिला दो, बहुत मुश्किल हालात बने पड़े हैं। तब भरत ने मेरी मदद की थी। जिसको गाड़ी चलानी अच्छे से आती भी नहीं थी, उसको किसी ने काम ऑफर किया था। वो खुद वो काम कर सकता था, लेकिन उसने मुझे कहा कि भैया आपके साथ करना चाहूंगा। मैंने कहा ठीक है, तुम एकदम सच्चे दोस्त हो। एक अस्पताल की एम्बुलेंस चलाने का काम हमें मिला था। एम्बुलेंस चलाकर हम कुछ कमाई कर सकते थे। मैंने कहा ठीक है, यहाँ शहर में कई बार दुर्घटनाएं होती रहती हैं, एम्बुलेंस तो हमेशा गई ही होती है, तो इसमें अच्छी कमाई हो सकती है। अस्पताल में इंटरव्यू हुई, मुझे काम पर रख लिया गया, लेकिन तनख्वाह नहीं मिलनी थी। जितनी बार एम्बुलेंस जाएगी तब कमाई होगी। मैंने भी हामी भर दी थी, यानी अगर जाने का मौका ना मिले तो तेल तो लगेगा नहीं, एम्बुलेंस भी उनकी होगी, यानी काम नहीं है तो बैठे रहेंगे, काम मिला तो ज्यादा कमाई कर पाएंगे। लेकिन जब मैं बाहरी हिस्से में गया था, पीछे गैरेज बना हुआ, वहां 5 एम्बुलेंस लगी हुई।
4 ज्यादातर इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन जरूरत पड़ रही थी 5वीं की भी। कुछ इलाके थे जो कवर नहीं हो पा रहे थे। देर हो जाती तो लोग और एम्बुलेंस को बुक कर लेते और वो एम्बुलेंस इस अस्पताल में ले जाने की बजाय कहीं और ली जाती। हमें काम पर रखा गया। बिल्कुल नई एम्बुलेंस थी। मैं और भरत पूरी तरह से तैयार वो अगले दिन सुबह 9 बजे वहां पर पहुंच गए। हमें बताया गया था यह इमरजेंसी वाला काम है और हमारा घर वो अस्पताल के काफी करीब था। बाइक से लगभग 10 मिनट में हम वहां पहुंच सकते थे। सुबह से लेकर रात तक हम अस्पताल में रहेंगे। जब घर भी जाएंगे तो हमें फोन आ जाए भाग कर यहां पहुंचना है, एम्बुलेंस लेकर वो घटना स्थल पर पहुंचना है, बहाना नहीं लगाना। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, ये तो और भी ज्यादा अच्छा काम है। घर जाकर हम आराम भी कर सकते हैं, जरूरत पड़ी तो भाग कर आएंगे, कमाई का ज्यादा मौका, ये तो और भी ज्यादा अच्छा है। और मुझे लगा था इस काम में मैं सिर्फ वो एम्बुलेंस ही नहीं चलाऊंगा, कई बार ऐसे पेशेंट होंगे जिन्हें जैसे स्ट्रेचर पर रखना होगा तो भरत मेरी मदद करेगा, मैं इसे भी कुछ रुपए दे दिया करूंगा। हम दोनों में सहमति बन गई थी। अब 30% उसको मिलने वाले थे क्योंकि वो ड्राइविंग बिल्कुल नहीं करेगा, मैं ड्राइविंग भी करूंगा, बाकी काम भी करूंगा। हम दोनों सहमत थे और सुबह 9 बजे अस्पताल के बाहर धीरे धीरे जैसे कॉल्स आती गई वो एम्बुलेंस वहां पर जाती। कभी तो 2 एक साथ चली जाती तो कभी 3। हमेशा मैंने देखा एक ही एम्बुलेंस होती जो वहां रुकी होती, लेकिन हमें तो कहीं जाने के ऑर्डर्स मिल ही नहीं रहे थे। दोपहर का वक्त हो गया और मुझे लगा 4 एम्बुलेंस तो पहले से हैं, शायद मौका मिलेगा ही नहीं। 2 बजे 4 की चारों एम्बुलेंस बाहर गई हुई थी। हमें भी फोन आ गया। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। भले ही इस काम में ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं थी, किसी के चोट लगी होगी तभी तो हमें वहां जाना होगा, लेकिन पहला मौका मिला था। मैंने भरत को कहा चल भरत जल्दी जल्दी, हमें खास लोकेशन दी गई है, वहां पर पहुंचना है और वहां जाकर कह रहे हैं कि बाइक का एक्सीडेंट किसी गाड़ी से हुआ है, जल्दी जल्दी हमें 10 मिनट में वहां पर पहुंचना है। एम्बुलेंस चलाते चलाते हम नॉर्मल टैक्सी ड्राइवर थे। जब भी मैं टैक्सी चलाया करता था ना, रेड लाइट पर रुकना पड़ता था, भीड़ हो जाती, निकलना मुश्किल हो जाता। एम्बुलेंस में सायरन लगे थे, सायरन बजाओ सब गाड़ियां एक तरफ होनी शुरू हो जाती हैं। कई बार रेड लाइट पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पुलिस वाले खुद ब खुद कह देते जल्दी जल्दी निकल जाओ। ये तो और भी अच्छा था। 15 मिनट में हम उस जगह पहुंच गए थे। एक बाइक वाले का एक्सीडेंट एक गाड़ी से हुआ था। घुटने में थोड़ी चोट लगी थी, सर से थोड़ा खून निकल रहा था, चला उससे जा नहीं रहा था। जल्दी से मैंने एम्बुलेंस एक तरफ लगाई, स्ट्रेचर पर उसे लिटाया। भरत ने मेरी मदद की और हम एम्बुलेंस लेकर सीधा अस्पताल पहुंच गए। पहली बार यह काम किया था तो काफी ज्यादा खुशी भी हुई थी और हमें बताया गया था हमें पैसे आने जाने के मिलेंगे, पेट्रोल के मिलेंगे, लेकिन वो रुपए मिलेंगे हमें हफ्ते बाद। मैंने कहा ठीक है, तनख्वाह से तो अच्छा ही है। एक बार हम जाकर आ गए, लेकिन यकीन मानिए उसके बाद ऐसा महसूस होने लगा हमें बार बार कहीं भेजा जा रहा है। 4 बार अलग अलग जगह पर गए थे। कई बार तो सिर्फ पेशेंट्स को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाना होता, कई जगह दुर्घटना स्थल पर पहुंचना होता। ये सब हमें पहले दिन करना पड़ा और हम दोनों ने अंदाजा लगाया 1100 से 1200 की हमने कमाई आज कर ली है। ऐसे ही काम चलता रहा 1.5 से 2 महीने और हम अब रात को भी काम किया करते। कई बार दिन के वक्त मौका नहीं मिलता तो रात को 9 बजे आ जाते, सुबह तक हम वहीं रहते। ध्यान दिया गया कि रात सो। हमने ध्यान दिया कि रात को भी हादसे काफी ज्यादा होते हैं। कई बार पेशेंट्स घर में होते हैं, कोई दुर्घटना उनके साथ घर में ही हो जाती है या किसी को हार्ट अटैक आ जाना। 1.5 महीने में हम जान गए थे। हम अब इंतजार किया करते। कई बार सीधी कॉल हमें ही आ जाती, कई बार अस्पताल के थ्रू हमें कॉल आती। 1.5 महीने हो चुके, रात के 12 बजे थे, सीधे मेरे मोबाइल पर एक कॉल आई थी और काफी हड़बड़ी में एक औरत बता रही थी मुझे बहुत चोट लगी है, जल्दी आइए कहीं मैं मर ना जाऊं। मैं एकदम हड़बड़ी में उठा और भरत को कहा भरत अबे सो गया क्या, उठ इमरजेंसी है, औरत को चोट लगी है, खुद फोन किया है उसने, बहुत ज्यादा कराह रही है, जल्दी पहुंचना है, चल। मैंने एम्बुलेंस को स्टार्ट किया, एम्बुलेंस में भगाने लगा।
भरत जैसे थोड़ा सोया था तो उठने के बाद आंखों को मलता जा रहा, लेकिन मैंने एम्बुलेंस इतनी तेज भगाई थी। 12 बजे सड़कें खाली होती हैं, जाना भी काफी दूर था। एम्बुलेंस में भगाता रहा। शहर से एक तरफ वो खाली सा इलाका लग रहा, कुछ इमारतें वहां पर मौजूद थी, लेकिन एक ऐसी जगह हम गए, बड़ी सी इमारत लग रही, पुरानी पुरानी सी। लाइट्स तो बिल्कुल चल नहीं रही थी। 12 बजे थे, सबने लाइट्स बंद कर दी होंगी। स्ट्रीट लाइट्स भी कुछ चल रही, कुछ बिल्कुल नहीं चल रही, लेकिन लोकेशन का हमने पता लगा ही लिया था। देखने में ऐसा लग रहा था यह भी कोई अस्पताल ही हो। बड़ी सी इमारत थी, आगे एक जैसे बोर्ड लगा हुआ, कई अक्षर थे बोर्ड पर, लेकिन ज्यादातर जैसे नीचे गिर गए हों। ऐसा अमूमन होता है, लेकिन अगर कॉल यहां से आई है तो यहां पर भी वो भर्ती हो ही सकती थी ना, या अस्पताल के अंदर उसके साथ हादसा हुआ है। तभी भरत बोल पड़ा, यार होता है ना कई बार, कई लोग झगड़ा करने लगते हैं। हो सकता है उस औरत का यहां किसी से झगड़ा हो गया हो, उसने एम्बुलेंस बुलाई हो इस अस्पताल से बाहर जाने के लिए। चल चल उसे लेकर चलते हैं अपने अस्पताल में। वहां पर जब इस बात का पता ना बाकियों को लगेगा, हमारी इज्जत काफी ज्यादा बनेगी। चल चल लेकर आते हैं, ऊपर चलते हैं। मैंने भरत की बात मान ली, लेकिन इस अस्पताल में किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि ऐसे हमें बुलाया गया है। पहले रिसेप्शन पर बात जरूर कर लेंगे। जैसे ही हम बड़ा सा वो दरवाजा खोलकर सीधा अंदर की तरफ गए थे, काफी ज्यादा मिट्टी पड़ी हुई थी, कई बेंच इधर उधर लगे हुए, रिसेप्शन पर कोई लाइट नहीं लगी हुई, वहां कोई मौजूद भी नहीं था। ये देखने के बाद एक बार तो महसूस हुआ कहीं किसी ने हमारे साथ मजाक तो नहीं किया, किसी और ड्राइवर ने। भरत भी यही कह रहा था, यार ये तो मुझे भी गड़बड़ लगती है, तो क्या करें। मैंने कहा चल कॉल करके देखते हैं। 15 मिनट में हम पहुंच गए हैं, कॉल करते हैं। अंदर खड़े होकर हमने उस नंबर पर कॉल लगाई थी। कॉल लगी, कुछ रिंग हुआ, फिर उस लड़की ने फोन उठाकर कहा, आप अब तक नहीं आए, मेरी जान निकली पड़ी है, मेरी जान निकली पड़ी है। आपको बताया तो है, आपको बताया तो है, मैं मर जाऊंगी अगर आप नहीं आए तो। मैंने उसको सीधा सीधा कहा, आपने जो लोकेशन भेजी थी हम वहीं पर खड़े हैं, लेकिन ये तो कोई पुराना अस्पताल सा लगता है, अंदर गंदगी भी बहुत ज्यादा है। क्या आप यहाँ पर हैं या आसपास किसी घर में हैं? दूर दूर तक कुछ और नजर तो आ नहीं रहा। वो लड़की कहने लगी, मैं वहीं पर हूं, मैं 3री मंजिल पर, कमरा नंबर 9, जल्दी से पहुंचो, जल्दी से पहुंचो, मेरी जान निकली पड़ी है। उसने फोन काट दिया। ये लैंडलाइन नंबर से की गई कॉल थी। हो सकता है यहीं पर हो, 3री मंजिल पर सब मौजूद हो, लेकिन नीचे गंदगी है, कोई पीछे वाला हिस्सा चल रहा होगा जहां से आते जाते होंगे लोग। मैंने भरत को कहा, चल भरत 3री मंजिल पर, लिफ्ट तो चल रही होगी ना, थोड़ा घूम कर देखते हैं। हम इधर उधर कुछ जगह घूमे, कई कमरे बंद थे, कई लाइट्स चल रही थी, लेकिन बल्ब काफी ज्यादा पुराने लग रहे। हम जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंचे, भरत ने इशारा करके कहा, यार लिफ्ट तो नहीं है भाई, सीढ़ियों से चढ़ते हैं, एक तो गंदगी काफी ज्यादा है, सब पुराना पुराना लग रहा। मैं और भरत भागते भागते जब 3री मंजिल पर पहुंचे, वहां ठीक ठाक सफाई लग रही, ऐसा लग रहा फर्श को चमकाया गया हो, दीवारें भी चमक रही थी। तब भरत को भी लगा, हाँ ये अस्पताल चल तो रहा होगा, लेकिन यहां भी कोई इंसान मौजूद नहीं, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ अस्पताल ही है या क्या है। तभी जब हम कमरा नंबर 9 को ढूंढ रहे थे, अचानक हमें एक नर्स दिख गई। जब नर्स के कपड़े उस लड़की ने पहने थे ना, भरत की तभी देखते ही आवाज निकली थी, अबे नर्स, वो देख सामने, उससे बात करते हैं। हम उसके करीब गए। वो दिखने में काफी बुजुर्ग लग रही थी, लगभग 60 से 65 साल की। एक उसके मुंह पर बड़ा सा मस्सा और बिखरे हुए बाल, ऐसा नहीं लग रहा था उसने बाल बनाए हो। मुझे लगा कहीं सो रही होगी, किसी कोने में अचानक उठकर आ गई हमें देखकर, इसीलिए बाल थोड़े बिखरे हुए हैं। वो हमारे पास आकर कहने लगी, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? भरत ने मुझे इशारा किया, तू 9 नंबर कमरे में जा, मैं बात करके आता हूँ। भरत वहीं उस नर्स के पास रुक गया। मैं जल्दी से कमरा नंबर 9 ढूंढने लगा। कई कमरों के ऊपर नंबर लिखे हुए थे, जबकि कई कमरों के ऊपर नंबर लिखे ही नहीं थे, लेकिन हर एक कमरे का दरवाजा बंद। ढूंढता गया मैं, ढूंढता गया, 3, 5, 13, 19। मुझे लगा यहां 9 नंबर नहीं होगा, 3री मंजिल पर ही था। मुझे एक बार महसूस हुआ कि फोन करके पूछ ही लेता हूं। तभी मुझे बिल्कुल सामने अंत में 9 नंबर कमरा नजर आ ही गया।
मैं जल्दी से मुड़कर जैसे ही उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा, दरवाजे के करीब ही पहुंचा था, वहां मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड नजर आया। बिल्कुल पुलिस वाले जैसे उसने कपड़े पहने हुए, लेकिन तमगा पुलिस वाला कोई भी नहीं लगा हुआ था। वो सिक्योरिटी गार्ड ही होगा। सर पर टोपी पहने हुए मुझे देखते ही वो आगे की तरफ बढ़ा और कहने लगा, क्या कर रहे हो तुम, यहां क्या कर रहे हो? मैंने कहा, सर कॉल आई थी कमरा नंबर 9 से, हमें पेशेंट को लेकर जाना है। वो कहने लगा, पेशेंट को लेकर जाना है तो दस्तावेज तो देने होंगे ना? मैंने कहा, दस्तावेज कैसे, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा। उसने कहा, यहां अगर किसी को लेने के लिए आए हो तो दस्तावेज तो होंगे ना, कोई सरकारी कागज कि तुम किसी को ट्रांसफर कर रहे हो और लेकर कहां पर जाना है। मैंने अपने अस्पताल का नाम बताया और कहा भी एम्बुलेंस को कॉल आई थी, एक लड़की को काफी ज्यादा चोट लगी है, उसे वहां लेकर जाना है। वो कहने लगा, नहीं नहीं, ऐसे थोड़े ना लेकर जा सकते हो, तुम्हें रिसेप्शन पर तो बात करनी होगी, बाकी तुम्हें वहां पर बताया जाएगा। मैं उसकी आंखों की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें काफी ज्यादा अजीब सी थी, जैसे आंखों को कोई बीमारी हुई हो। उसकी जो आंखों की पुतलियां थी ना, वो काली नहीं, जैसे थोड़ी सफेद सी थी। डरावना सा लग रहा, लेकिन आंखों को कोई बीमारी हुई होगी जिस कारण वो ऐसा होगा। मैं उससे थोड़ा सा झगड़ने लगा। हो सकता है हमें यहां झगड़ा करना पड़ जाए, ये शायद पेशेंट को जाने नहीं देंगे, लेकिन हो सकता है यहां पर बिल बना हुआ हो, इसीलिए बात तो करनी होगी। मैं उसको कहने लगा, मैं बस 1 मिनट के लिए कमरा नंबर 9 में जाऊंगा, वहां पर जो पेशेंट है बात करना चाहूंगा। अगर उन्हें यहां से जाने की इजाजत है, मैं पूछ लूं, क्या मैं बात कर सकता हूं? उसने कहा, बात तो कर सकते हो, लेकिन उस कमरे के अंदर जाने के बाद मैं मुसीबत खुद नहीं झेलूंगा, जवाब तुम्हें देना होगा। मैंने सर हिलाया, कोई बात नहीं सर, मैं देख लूंगा। वो पीछे हटा। मैं कमरे के अंदर की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजा जैसे ही मैंने खोला, मैंने देखा सामने बेड पर एक लड़की लेटी हुई, करवट लिए हुए, चेहरा उसका दूसरी तरफ था, करह रही थी जैसे उसे बहुत ज्यादा चोट लगी हो। उसके परिवार वाले भी उस कमरे में मौजूद नहीं थे। उसे देखते ही मुझे लगा, अरे ये तो यहां पर एडमिट लगती है, ऐसे ले जाना मुश्किल होगा। अस्पताल से कौन फोन करता है भाई, पागल है ये। मैं उसके करीब गया, दूसरी तरफ से बात करना चाहता था। जैसे ही मैं दूसरी तरफ मुड़ा, मेरी हालत पतली हो गई थी। उसे चोट तो लगी थी, लेकिन इतनी भयानक चोट। उसके सर पर बड़ा सा कट का निशान, अंदर से उसके दिमाग को मैं साफ साफ देख पा रहा। छाती का मांस फटकर आगे की तरफ लटका हुआ था, हड्डियों को देख पा रहा। एक टांग नीचे की तरफ लटकी हुई, जैसे कट गई हो, बस कुछ नाड़ें जो जोड़े हुए थी। इतनी बुरी हालत। इसे तो इमरजेंसी ऑपरेशन रूम में भेजना चाहिए, यहां पर ही शायद ये ना बचे, इतनी दूर ले जाया ना जा सके। मेरी हालत पतली होने लगी और मैंने कहा, अरे आपने कॉल की थी। वो ऊपर की तरफ उठने लगी और मैंने कहा, नहीं, लेटे रहिए। वो उठकर बैठ गई। ऐसी हालत में कोई उठ नहीं सकता। वो उठकर बैठी और कराहते हुए कहने लगी, ले जाओ मुझे, ले जाओ, बहुत दर्द हो रहा है, ये कुछ नहीं करते, यहीं पर मुझे बंद किया गया है, ले जाओ मुझे। मैं डरने लगा, पीछे हटने लगा, क्योंकि आंखें उसकी सफेद सी जिंदा ही नहीं लग रही थी और चेहरा भी बिल्कुल पीला फिरा हुआ, शरीर ऐसे कटा हुआ, खून टपक नहीं रहा था, जैसे खून भी सूख गया हो। ऐसे ही मेरा गला भी सूख गया, शब्द निकलने मेरे गले से बंद हो गए और मैं पीछे की तरफ कदमों को हटाने लगा था। दरवाजा खोला मैंने। जैसे ही दरवाजा खोलकर मैं उस सिक्योरिटी गार्ड से बात करना चाहता था, वहां पर वो मौजूद नहीं, लेकिन पूरा का पूरा गलियारा अंधेरा, लाइट जैसे बंद कर दी गई हो। वहां से मैं भागने लगा। मुझे लगा ये कोई साधारण कॉल नहीं थी, शायद कुछ ऐसा देखा है मैंने जो मैं किसी को बता तक नहीं पाऊंगा। वो शायद कोई भूत थी। भागा, बड़ी तेज भागा। मैं भरत को ढूंढने लगा, आवाज लगाने लगा, भरत कहाँ है? जहां पर भरत उस नर्स से बात कर रहा था, भरत वहां पर मौजूद ही नहीं। मैं उसे ढूंढना चाहता था, क्योंकि यहां से बाहर निकलने से पहले मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता था, कहीं वो भटक कर उस कमरे में ना पहुंच जाए गलती से, उसे भी वो देखना पड़े जो दृश्य मैंने देखा है। इधर उधर कुछ ढूंढने के बाद मुझे लगा नीचे उतरना होगा। सीढ़ियों के पास पहुंचा
वो लड़की सीढ़ियों के पास खड़ी, पेट की अंतड़ियां बाहर तक लटकी हुई थी। हालत इतनी बुरी, लेकिन खड़ी ऐसे थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वहां खड़ी होकर रास्ता रोक कर वो कहने लगी, तुम आए तो हो, ले जा क्यों नहीं रहे? ले जाओ, मुझे यहां से अस्पताल ले जाओ, बहुत दर्द हो रहा है। मैं इतना डरा कि मेरी चीख निकली। मुझे लगा कोई मदद के लिए आएगा, मैंने भूत देख लिया। लेकिन वहां वो लड़की और मेरे सिवा और कोई नहीं। मैं तो आवाज तक नहीं सुन पा रहा किसी और की। चीखता चीखता मैं भागा। भले ही वो सीढ़ियों के सामने थी, लेकिन मुझे लगा उससे दूर जाना होगा। कहीं और से भागने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा। भूत भूत कहते हुए मैं भागता रहा। एक दो दरवाजों को खोला। दरवाजे खोलने के बाद अंदर जैसे मिट्टी थी, कुछ टूटी फूटी कुर्सियां पड़ी हुई, जैसे ये पूरे के पूरे कमरों को बंद किया गया हो, ये इस्तेमाल ही ना किए जाते हो, ऐसा लगा था मुझे। एक दो जगह मैं भटका था और भागता भागता वहीं पर पहुंच गया। सीढ़ियां बिल्कुल खाली थी। वो लड़की वहां पर मौजूद नहीं थी। मुझे लगा यही मौका है, यहां से नीचे भागता हूं। भरत भी यहां से बाहर निकल गया होगा ना। सीढ़ियां उतरकर सीधे नीचे पहुंचना चाहता था। ग्राउंड फ्लोर पर जैसे ही मैं पहुंचा, एक तरफ मैंने देखा लाइट फ्लक्चुएट कर रही। भारत वहां पर खड़ा था, वो लाइट के नीचे। बाजुएं उसकी बिल्कुल सीधी थी। ऐसे लग रहा था जैसे जम ही गया हो या किसी चीज को घूर रहा हो। मैं उसके पास भागा, आवाजें लगा रहा, वो जवाब नहीं दे रहा था। करीब पहुंचते मैंने जैसे ही सामने आकर उसकी आंखों में देखा, उसकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ी हुई, जैसे उसका शरीर पूरी तरह से ठंडा फिरा हुआ। वो अपने आप कांप रहा था, उसका शरीर वाइब्रेट कर रहा, और मैंने उसे झटका दिया, भरत निकल निकल निकल, भूत देखा मैंने, भूत देखा मैंने। लेकिन वो कोई जवाब ही नहीं दे रहा। मुझे लगा उसे खींच कर ले जाना चाहिए, जल्दी से यहां से ले जाना चाहिए। आज जो देखा है ना, वो किसी को बता तक नहीं पाएंगे। लेकिन भरत तो जैसे जमा हुआ था। धक्का दिया, खींचा, वो हिला नहीं, लेकिन फिर वो बोल ही पड़ा, अब ये जाने वाला नहीं, मैं इसके शरीर में हूं, ये मेरा है, ये मेरा है, मुझे इसके शरीर में दर्द नहीं हो रहा। अगर तुम मेरे शरीर को ठीक नहीं करोगे तो मैं इसका शरीर ले लूंगी। सामने एक लाइट के नीचे पड़ी लाश नजर आ रही। आसपास अंतड़ियां बाहर की तरफ गिरी हुई थी, एक टांग टेढ़ी थी। पहचान में आ रही, यह वही लड़की थी जो ऊपर दिखी थी, जिसने कॉल की थी, जो कि भूतनी है। लेकिन जैसे भरत के शरीर में वो, भरत ऐसी आवाज में कब से बोलने लगा, लड़कियों जैसी आवाज में, जैसे उस भूतनी ने उसके शरीर को अपने कब्जे में ले लिया। थोड़ा सा भागा था मैं, कुछ ही कदम दरवाजे के पार निकल जाना चाहता था। मेरी जिम्मेदारियों ने मेरे पैरों को बांधने की पूरी कोशिश की, रोक लिया मैंने खुद को। भरत की मां को किया हुआ वो वादा। भरत अभी अभी कॉलेज से निकला था, मुझे भैया भैया कहा करता था, और मुझे भी लगा उसे ड्राइविंग सिखाऊंगा, वो भी घर का गुजारा कर पाएगा। बड़े गरीब परिवार से आया था वो। यहां पर भरत को छोड़कर चला जाऊंगा तो उसकी मां को किया हुआ वादा कि मैं इसकी सुरक्षा करूंगा, वो वादा पूरा भी नहीं होगा। और मेरी गलती के कारण ये यहां पर आया, उसे छोड़कर मैं भाग गया। ये जवाब किसी को कैसे दे पाऊंगा? कोई मेरी बात पर यकीन करेगा या नहीं, ये मैं नहीं जानता था। कदमों को रोककर वहां मुड़कर मैंने भरत की तरफ देखा और मैंने भरत को कहा था, भरत भाग, भरत भाग, कोशिश तो कर। लेकिन भरत ने मुझे जवाब दिया, भरत नहीं हूं मैं भरत नहीं हूं, मैं संजना। ये शरीर अब मेरा है, मैं इस शरीर को नहीं छोड़ूंगी। यहां से जाना चाहते हो तो चले जाओ, ये यहीं पर रहेगा। इसके शरीर में मुझे दर्द नहीं होता, और यकीन करो जब तुम वापस आओगे तो ये तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं क्या करता, एक पशुपेश में फंसा हुआ, ना मैं बाहर जा सकता था, न मैं वहां पर रह सकता था। मैं भरत को बचाता तो कैसे बचाता? जैसे एक प्रेत आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा किया हो और निकालने का तरीका तक मुझे पता ही नहीं। मैंने देखा भरत सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागने लगा। वो लड़की के हंसने की आवाज उसके गले से निकल रही थी। सीढ़ियों से भागकर ऊपर चला गया। मेरे सामने दो रास्ते थे,
दरवाजे से मैं बाहर चला जाऊं या भरत का पीछा करूं, उसे पकड़ूं, उसे बाहर लेकर जाऊं। वो प्रेत आत्मा उसके शरीर में है, उसे मार ना दे। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन मुझे भरत को बचाना था, इसीलिए मैंने खुद को संभाले रखा और मैं भरत के पीछे पीछे सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागा। पहली वाली वो मंजिल पहुंचते ही भरत की कोई आवाज नहीं आ रही थी, जैसे वो भागकर कहीं छिप गया हो। अब मुझे उसे ढूंढ कर निकालना था और हालत इतनी पतली थी कि मेरी टांगें कांपती जा रही थी। मैं एक एक करके वो कमरे के पास जाता, देखने की कोशिश करता। यहां तो वो प्रेत आत्मा है, वो भूतनी है, तो और भी होंगे। कहीं मेरे शरीर पर भी किसी ने कब्जा कर लिया तो मैं क्या करूंगा। मैं घबराया घबराया घूमे जा रहा था, भरत को ढूंढे जा रहा था। एक एक करके मैं उन कमरों के दरवाजों को खोल रहा। वहां अंदर भरत नहीं, लेकिन तीसरे कमरे को खोलने के बाद मैंने देखा वो सिक्योरिटी गार्ड अपना सर अपने हाथ में लिए जैसे हवा में उछाल रहा और ऊपर एक पोल लगा हुआ। दाईं तरफ से घुमाकर बाईं तरफ पकड़ लेता, बाईं तरफ से दाईं तरफ। उसके धड़ के ऊपर उसका सर नहीं था। मैं वहां हक्का बक्का पूरी तरह से सन्न। दरवाजा खोला तो था, लेकिन उसमें ज्यादा आवाज नहीं हुई थी। हाथ में था वो हैंडल, बंद करने को दरवाजा बंद कर सकता था, लेकिन ऐसा डरा था, ऐसा डरा कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा आने लगा। डर के मारे अचानक उसने अपना सर जब ऊपर की तरफ उछाला ना, जैसे नजरें मेरी तरफ, वो अकेला सर दूसरी तरफ से पकड़कर उसने जब अपने धड़ पर रखा और गर्दन पूरी पीछे की तरफ घूम गई। पीठ मेरी तरफ थी, लेकिन सर ऐसे घूमकर मेरी तरफ हुआ जैसे वो मुर्दा बस मुझे ही देखना चाहता था। पलकें झपकी थी और धीरे से मैंने दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही जैसे घबराहट बहुत ज्यादा थी, मुझे चक्कर से आ रहे, लेकिन धीरे धीरे मैं चल भी रहा था, वहां से दूर भी जाना चाहता था। शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा। मैंने दूसरा दरवाजा खोलना नहीं चाहा था, लेकिन जैसे मेरा कंधा उससे टकराया, बिल्कुल बेहोशी की हालत में मैं उस तरफ उस दरवाजे से टकराया। जैसे ही मैं गिरा था, वो बड़े से टेबल के पास मेरा सर टकराया था। दर्द हुआ तो घबराहट जैसे कम हुई, चोट लगी, दर्द हुआ तो घबराहट कम हो गई और एकदम मैं हड़बड़ा कर उठा, देखने लगा, झांकने लगा। बाहर निकला तो वो दरवाजा वो सिक्योरिटी गार्ड ने खोला नहीं था, वो भी शायद मुर्दा ही था। लेकिन मैं भरत को ढूंढना चाहता था। भरत, कहाँ हो भरत? मैं आवाजें लगा रहा, लेकिन भरत मौजूद ही नहीं। अचानक खिलखिलाने की आवाज, वो खिलखिलाने की आवाज ऊपर से आई थी, यानी पहली मंजिल पर भरत नहीं, भरत शायद ऊपर था। मैं आवाज पहचानने लगा था, वो प्रेत आत्मा की, वो भरत के मुंह से बोलने वाली अजीब सी भयानक सी वो लड़की। भागा मैं सीढ़ियों से ऊपर। जैसे ही ऊपर पहुंचा, सामने मुझे भरत मिल गया। वो एक बल्ब के नीचे खड़ा था और ऊपर जो बल्ब था ना, धीरे धीरे उसकी रोशनी कम होती, तेज हो जाती, कम होती, तेज हो जाती। जैसे भरत जब उसके नीचे खड़ा था, वो शक्ति के कारण वो बल्ब भी खराब हो रहा। मुझे देखते ही भरत मुस्कुराया और आगे आगे भागने लगा। मैं उसके पीछे पीछे। एक बार भरत की शर्ट को मैंने पकड़ ही लिया था, लेकिन उसकी रफ्तार अचानक कैसे तेज हो गई मुझे नहीं पता। शर्ट पकड़ी और उसने तेजी से खींचा। मेरे पांव जैसे खिंच गए आगे की तरफ और मैं अपने चेहरे को जमीन से टकराने से बचा नहीं पाया। सर पर थोड़ी चोट लगी, लेकिन भरत मेरे हाथों से निकल गया। वो घुमावदार जगह पर गया और उसके बाद कहाँ गया नहीं पता। भागकर उस तरफ गया, दरवाजों को खोला, वहां कोई मौजूद नहीं। भरत की कोई आवाज नहीं आ रही। आवाजें लगाता जा रहा, लेकिन भरत जवाब देता तभी तो मैं कुछ कर पाता। फिर से खिलखिलाने की आवाज ऊपर से, तीसरी मंजिल से। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे साथ खेल खेला जा रहा है। वो छिप रहा था, लेकिन बयां भी कर रहा। वो खिलखिलाने की आवाज जब मेरे कानों में पड़ती, मैं उस तरफ भागकर फिर से उसे पकड़ने के लिए जा रहा। ऊपर पहुंचते ही मैंने देखा एक दरवाजा बड़ी तेजी से बंद हुआ। जब मैं वहां पहुंचा ही था, दरवाजा बंद देखकर मुझे लगा शायद भरत उस तरफ भागा होगा। वो प्रेत आत्मा उसके शरीर पर कब्जा कर चुकी है, इसीलिए भरत शायद किसी कमरे में छिप रहा होगा।
मैं वो दरवाजे के आगे खड़ा हो गया। धक्का देकर मैंने जब दरवाजा खोला, सामने खाली तो कमरा था, भरत मौजूद नहीं। निराश हो गया मैं, इधर उधर देखने लगा। जैसे ही कदम मैंने पीछे हटाए, खिलखिलाने की वो आवाज वो कमरे के अंदर से ही आई। ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई है तो लेकिन नीचे नजर क्यों नहीं आ रहा। अंदर गया मैं, देखा इधर उधर, भरत तो कहीं नहीं। दरवाजे के पीछे तो नहीं। मैंने दरवाजे को जैसे ही थोड़ा मोड़ा, पीछे नहीं था भरत, लेकिन मेरे सर के ऊपर जैसे पानी की बूंद गिरी हो। वो पानी की बूंद भरत के मुंह से निकली हुई वो लार थी। छत पर चिपका हुआ था वो, और उसकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ी हुई, और वो लड़की की आवाज जो उसके मुंह से निकली पकड़ नहीं पाओगे। एकदम छलांग लगाकर वो मेरे कंधे पर था, मेरी गर्दन को पकड़ लिया। मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, और वो भी जैसे मुझे नोचना चाहता। मेरे गले को इतनी जोर से पकड़ा था कि मैं उसको खींच कर नीचे फेंकने की बजाय कुछ और कर ही नहीं सकता था। खींचा मैंने, दाव लगाया, फेंका आगे। वो धड़ाम करके मेरी आंखों के सामने गिरा, और मैं अब सीधा सीधा उससे लड़ने ही लगा था। उसकी बाजुओं को कंट्रोल करने लगा ताकि मैं उसके ऊपर बैठ जाऊं, बाजुओं को अपनी टांगों के नीचे फंसाऊं और फिर उससे बात कर पाऊं। ऐसे बिना वजन डाले उसे पकड़ नहीं सकता। भाग रहा था वो, एक बार मुझे गिरा चुका था, फिर से भागने लगेगा। शायद इस बार मैं उसे पकड़ ना पाऊं। अब मैंने भरत की बाजुओं को अपनी टांगों के नीचे कर लिया था। वो सिर्फ अपना सर हिला सकता था। जोर तो लगा रहा था, लेकिन मेरी पकड़ से बच नहीं पा रहा। मैंने तब भरत से सवाल किया, यानी वो प्रेतात्मा से जो उसके शरीर पर कब्जा करके बैठी थी। मैंने कहा, निकल जा, निकल जा मेरे दोस्त के शरीर से, निकल जा। वो सर हिलाते हिलाते कहने लगी, नहीं, अब ये मेरा शरीर है, इसमें मुझे दर्द नहीं होता, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ये शरीर मेरा है, यहां से मैं तो निकलने वाली नहीं। उसके ये कहने के बाद मुझे ऐसा लगा मैं कुछ कर सकता हूं तो अभी कर सकता हूं। मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा, तो कुछ पल के लिए मैं सन्न लेकिन उसे जकड़े हुए। भरत भी सर हिलाते हिलाते अचानक जैसे मेरी आंखों की तरफ घूरने लगा हो। पुतलियां नहीं थी, सफेद आंखें। मैं घबराया घबराया। आपके सामने कुछ ऐसा हो तो आप अपनी आंखें बंद कर लें। मैं आंखें बंद भी नहीं कर पा रहा। मुझे लगा कहीं मेरे शरीर पर ये कब्जा ना कर ले, लेकिन मुझे देखते देखते वो कहने लगी, मैं इस पागल खाने में कैद हूं, मुझे ये शरीर चाहिए, मुझे ये शरीर चाहिए, तभी मैं वो दर्द से राहत पा सकती हूं। ये शरीर अब मेरा है। मैं जवाब में क्या कहता। मुझे लगा मैं मुक्का मार के इसे बेहोश कर दूं, इसके शरीर से वो प्रेतात्मा को निकाल दूं। तो मैंने जोर से उसके सर पर वो मुक्का मारा, लेकिन उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ नहीं किया। मैं चांदी का ब्रेसलेट पहने रहता हूं। थोड़ा आगे की तरफ करके अंगूठे के पास मैंने मुक्का जोर से मारा ताकि इस बार जख्म भारी हो और शायद ये बेहोश हो जाए, लेकिन माथे से खून टपकने लगा था। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, दर्द ही ना हो रहा हो। उसने बस इतना कहा था, ये बहुत कम है, ये दर्द बहुत कम है, तुम्हें क्या पता किस दर्द को सहती हूं मैं, ये दर्द तो बहुत कम है, लेकिन अगर ज्यादा दर्द दोगे तो तुम्हारा दोस्त मारा जाएगा, ऐसा तो नहीं चाहते। घबरा गया मैं, उसी पल घबरा गया। जब मैं घबराया तो शरीर थोड़ा हल्का सा हुआ। अपनी बाजुओं को मैंने दूसरी तरफ रखा, वजन बाजुओं पर डाला तो टांगों पर वजन थोड़ा कम हुआ। इसी का फायदा भरत ने उठाया था। धक्का दे दिया, मेरी टांगे दूसरी तरफ हुई तो उसने मेरी गर्दन को पकड़कर नीचे की तरफ लिटा दिया। वो अब मेरे ऊपर था, लेकिन मुझे दाव पेच आते थे। वो मेरी गर्दन को खोंटना चाहता। मैंने बाजू एक तरफ करके उसे गिराया, लेकिन अब उसे पता था मैं उसके ऊपर आ सकता था, तो भरत ने भागना शुरू कर दिया। चिकनाई से भरा हुआ वो फर्श, 2 बार मेरा पांव फिसला था, इसीलिए मैं उठ नहीं पाया और भरत वहां से भाग गया। गलियारे बहुत थे यहाँ, गलियारे। वो एक तरफ मुड़ा और भागा, मैं पीछे गया। जैसे ही वो गलियारे तक पहुंचा, आवाज आना बंद। वो वहां पर मौजूद नहीं था और मैं घबरा चुका था, बहुत ज्यादा घबरा चुका। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं उसकी मदद कैसे करूं? किसी से बात करूं या ना करूं? मुझे लगा कि मुझे भरत की मां से बात करनी चाहिए। फोन निकाला था मैंने,
हाथों को रोक लिया। क्या कहूंगा? इससे तो उसकी मां बहुत घबरा जाएगी, बेवजह ही वो फिक्र करने लगेंगी। फिर मुझे लगा मैं पुलिस को फोन लगाऊं। कहूंगा क्या? मैं एक ऐसी जगह आया हूं जहां भरत के शरीर में प्रेत आत्मा आ गई है। अगर वो यहां पर आएंगे भी, शायद उससे पहले भरत के साथ कुछ हो ना जाए या भरत किसी और के साथ कुछ कर ना दे। इससे तो वो बुरा फंसेगा। मुझे ही कुछ करना होगा, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? कोशिश करता रहा समझने की, लेकिन मेरे हाथ पांव बिल्कुल ठंडे फिर चुके थे। ऐसी हालत में था जहां से मैं निकलना तो चाहता था, लेकिन मुझे ये हालात निकलने दे नहीं रहे थे। मजबूर सा महसूस कर रहा था मैंने फिर से हिम्मत बांधी। अब मुझे लगा एक ही रास्ता है। मैं भरत को पकड़ूंगा, उठाकर ले जाऊंगा। ये जो भी घटना शुरू हुई है यहीं से शुरू हुई है ना, इसे उठाकर बाहर ही ले जाऊंगा। शायद यही एक तरीका है। ऐसा वो प्रेतात्मा करने तो नहीं देगी, लेकिन और रास्ता बचा भी क्या है? कोशिश यही करनी होगी। भरत को ढूंढने लगा, और अब सिर्फ भरत की ही आवाजें नहीं आ रही। हर एक कमरे से अजीबो गरीब डरावनी डरावनी सी आवाजें, जैसे एक या एक से ज्यादा लोग हर एक कमरे में हो, हंस रहे हो, चीखे मार रहे हो, रो रहे हो। ऐसा माहौल बना था जैसे मैं सच में किसी पागल खाने में आ गया हूं। लेकिन सारे के सारे वो दरवाजे मैंने खोल डाले थे। कमरे पूरे खाली थे, बस वो आवाजें आती जा रही थी। मैं डरता घबराता खुले दरवाजों के कारण उन कमरों के अंदर देख पा रहा। एक झलक छत पर भी मारता और ढूंढता रह गया, लेकिन भरत दिख ही नहीं रहा। वो गलियारे से आगे की तरफ भागा था, और यहां से नीचे उतरने का तो एक ही रास्ता था, लेकिन घूम फिर कर यहां तक पहुंचने के कई रास्ते थे। हो सकता है वो सीढ़ियों से नीचे उतर गया हो सकता है किसी न किसी कमरे में छिपकर बैठा। वो प्रेत आत्मा उसका शरीर चाहती होगी, छोड़ेगी नहीं। लेकिन मैं भी इस बार अच्छी कोशिश करूंगा। अब मैं रुकने वाला नहीं। भागने लगा बड़ी तेजी से। वो डरावनी आवाजें मुझे डरा रही थी, लेकिन जैसे मेरे शरीर में एक ताकत आ गई थी। अपने दोस्त को बचाने की वो आखिरी कोशिश, जैसे सब कुछ मेरे लिए सामान्य था। ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं भूतों से लड़ रहा हूं। ऐसा लग रहा था बस कोई दुश्मन है जिसे मुझे हराना है, अपने दोस्त को बचाना है। मैं भागा। वो तीसरी मंजिल पर हर एक कमरा टटोलने के बाद मुझे भरत मिला ही नहीं। दूसरी मंजिल पर भी मैंने कई कमरों में झांका। यहां हंसने की आवाजें ही इतनी ज्यादा थी कि मैं पहचान नहीं पा रहा। आखिर भरत के शरीर के अंदर से आ रही वो हंसने की आवाज उस प्रेतात्मा की कहां से आ रही है? जैसे मुझे रोका जा रहा था, भटकाया जा रहा था, बहकाया जा रहा था। लेकिन मैं भरत को ढूंढने के लिए इतना ज्यादा अडिग हो गया था कि मैं हर कोशिश करना चाहता था। भागा भागा फिर रहा। तीसरी मंजिल, दूसरी मंजिल, ग्राउंड फ्लोर पर दरवाजा मेरी आंखों के सामने। जाना चाहता तो मैं जा सकता था, लेकिन नहीं। मैं अपने दोस्त को छोड़कर जाने वाला नहीं था, चाहे ये रात कितनी भी भयानक क्यों ना हो जाती। वो हंसने चीखने की आवाजों में मुझे पहचान नहीं हो रही, लेकिन मुझे एक तरीके का पता लगा था। मैं भागा भागा जरूर जा रहा था, लेकिन कई बार कुछ आवाजें ऐसी होती जैसे सामान के गिरने की। वैसे ये सामान हिल नहीं रहा था, सिर्फ भरत के आसपास से ही पहले वो आवाज आ रही थी। मैं शांत हो गया, बिल्कुल शांत। आंखों को बंद करके सुनने लगा। उन हंसने की आवाजों में मुझे भरत की वो आवाज सुनाई देती है या नहीं, वो आवाज की पहचान नहीं कर पा रहा था मैं। इतनी आवाजें मेरे कानों के पर्दों को फाड़ने पर उतारू थी। लेकिन कुछ आवाजें, जैसे दरवाजा बंद होने की आवाज, कुछ खींचने की आवाज, वो आवाजें मैं साफ सुन सकता था। मुझे पहचान हुई। आवाज जैसे ऊपर से आई हो। दूसरी मंजिल पर मैं एक जगह खड़ा होकर वो आवाज सुनने लगा। उससे ऊपर वाली मंजिल से वो आवाज आई। फिर मैं ऊपर गया ध्यान से। वो कई शोर की आवाज के बीच से मुझे एक आवाज आई, दरवाजा हिलने की। गलियारे के पीछे से उस तरफ गया मैं। जैसे ही वहां से मैं आवाज सुनने लगा, एक जगह खड़ा हो गया। बहुत समय वो आवाज नहीं आई। मुझे लगा वो प्रेत आत्मा चालाक तो बहुत है, जैसे कहीं छिप रही है। किसकी हो सकती है ये आवाज? किसकी हो सकती है? हर एक कमरे को तो मैं देख चुका हूं। यहीं पर तो भागा था भरत, आखिर कहां छिपा होगा? आगे मुझे नजर आया एक छोटा सा जैसे दीवार में बनाया हुआ कमरा, जहां पर ज्यादातर बिजली लाइंस की वो पाइप्स डाली गई थी, तारें डाली गई थी, कुछ मेन स्विच लगाए गए थे। बाहर से उसे बंद किया गया था। ये आवाज तो जैसे किसी लोहे की थी ना, किसी दरवाजे के बंद होने की। मैं जैसे ही उसके तरफ गया,
मैं इधर उधर झांकने लगा। मुझे वो कांच के दरवाजे के बीच लगे उस जगह से नजर आया भरत का ऊपरी माथा। मैं समझ गया, लेकिन अब मुझे जो करना था समझदारी से करना था। मैंने बिल्कुल एहसास नहीं दिलाया कि मैं उसे ढूंढ चुका हूं। इधर उधर झांकने लगा। फिर मैं एक कमरे में जाकर चीखने लगा, भरत कहाँ हो, भरत कहाँ हो। जैसे हल्की सी आवाज आई हो हिलने की, लेकिन दरवाजा खुलने की नहीं। मैं बाहर की तरफ भागा और तेजी से मैंने वो दरवाजा खोला और हक्का बक्का कर दिया। वो प्रेत आत्मा जैसे समझ ही नहीं पाई। मैंने जल्दी से उसे पकड़ा। वो हल्का था, इसका फायदा मुझे हुआ। पकड़कर मैंने उसे जैसे ही पटका, वो हिल रही थी, लेकिन फिर से मैंने उसे उठा लिया कंधे पर। उसे लेकर बाहर की तरफ मैं भागने लगा। सीढ़ियों से दूसरी मंजिल और ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगा। शायद यही एक रास्ता था, और मेरी पीठ के पीछे उसने कई बार काटा, जैसे मेरे कंधे के पास भी दांत गड़ा डाले थे। मैं चीख रहा, लेकिन भरत को छोड़ नहीं रहा। हल्का होने का एक फायदा था कि मैं उसे उठा सकता था और मैं भाग भी सकता था। मैं तेजी से भागता रहा। पीठ पर निशान, कपड़े फट चुके, दर्द हो रहा। मैं रुका नहीं। दरवाजा खुला था। भागते भागते जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकला, मैंने सोचा था उसे एम्बुलेंस के पीछे डाल दूंगा, पीछे लॉक लगा दूंगा। चीखता रहे, चाहे जो करता रहे, यहां से लेकर निकल जाऊंगा और अस्पताल पहुंचकर शायद किसी से मदद मुझे मिल ही जाए। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे के बाहर निकला, वो काटना, वो चीखना, वो लड़की की आवाज बिल्कुल बंद। मैं भागा एम्बुलेंस के पास और वो जैसे शिथिल पड़ चुका, बेहोश हो चुका। उसे पकड़कर एम्बुलेंस के पीछे फेंका, दरवाजा लगाया। जैसे ही आगे जाने वाला था, पीछे से वो आवाज आई थी। दरवाजे के पास खड़ी वो लड़की अंतड़िया बाहर आंखें फाड़े हुए मुझे देख रही और चीखते हुए कहा था, तुम नहीं जा सकते, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरी मदद तो करो, मेरी मदद करो, मुझे ले जाओ, अस्पताल ले जाओ मुझे। देखो देखो, आखिर तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जल्दी से मैंने एम्बुलेंस चलानी शुरू की और मैं रुका बस अपने अस्पताल पहुंचकर। बहुत डरा हुआ, जख्मी, और जैसे अस्पताल में कुछ नर्स थी जो मुझे देखकर घबरा गई। क्या हुआ, पेशेंट्स ज्यादा जख्मी है? मैंने बताया मेरा साथी भरत, और मेरे साथ क्या क्या हुआ मैं बता रहा। कोई यकीन नहीं कर रहा। एक बार नर्स हंसी तो मैं बताना छोड़ चुका था, लेकिन एक और ड्राइवर जो एम्बुलेंस में बैठा हुआ, वो भी भागता हुआ आ गया कि आखिर हमारे ड्राइवर भाई के साथ क्या हो गया। वहां भरत पूरी रात रहा था, बेहोश, उसे होश ही नहीं आ रहा। ऐसे थका हुआ था जैसे कहीं से बहुत बुरी तरह पिटकर आया हो या जख्मी होकर आया हो। लेकिन सुबह वो उठा था और उसे कुछ भी याद नहीं। उसे वहां तक याद था जहां तक वो बेहोश हुआ हो, उस अस्पताल में। जब मैं वो कमरे की तरफ बढ़ रहा था, वो सिक्योरिटी गार्ड के साथ बात कर रहा था, तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई थी, कराहते हुए, जल्दी आओ यहां पर। सिक्योरिटी गार्ड कहने लगा था, वो कमरे से बाहर कैसे आ गई? तभी भरत ने कहा, मैं देखता हूं। भरत भागा हुआ उस तरफ गया था। जैसे ही उस लड़की को देखा था, वो बता रहा कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा आने लगा। वो ज्यादा खून देख नहीं पाता था, नजरें घुमाता था। पेशेंट को जब भी स्ट्रेचर पर डाला जाता, आंखें इधर उधर कर लिया करता। वो वहां शायद बेहोश हो गया, लेकिन उसे होश ही नहीं आया। वो प्रेतात्मा ने उसके शरीर पर बेहोश हालत में शायद कब्जा कर लिया। उसके बाद की उसे कोई घटना याद नहीं थी। उसे तो ये तक नहीं पता वो इतना जख्मी कैसे हुआ। पूरी घटना मैंने बताई, और हमारा वो साथी, दूसरा एम्बुलेंस चलाने वाला, कह रहा था रात को कई बार हमें ऐसी कॉल्स आती हैं कई जगह से, जो हमें पता लग जाती हैं कि वो नकली है। बात अच्छे से किया करो, जगह के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। जिस जगह तुम गए थे वो पागल खाना लगभग 15 साल पहले बंद हो चुका है। खंडहर इलाका, और पास में जो घर भी है, वहां के लोग भी उसकी कहानियां सुनाते हैं। तुम वहां अंदर तो चले गए, लेकिन तुम्हारे साथ जो हुआ उस पर कोई यकीन नहीं करेगा। बात बिल्कुल सच्ची थी, कोई यकीन नहीं कर रहा। लेकिन जितने एम्बुलेंस के ड्राइवर थे ना, अगली शाम वहां खड़े इस पर चर्चा कर रहे। भरत को तो 5 दिन जैसे आराम की सलाह दी गई थी, वो काम पर दोबारा आया ही नहीं। लेकिन मैं वो एम्बुलेंस आज तक चला रहा हूं। कई बार रात को हमें ऐसी जगह से कॉल आती है, लगता है कोई पेशेंट है,
लेकिन कुछ बात करने के बाद समझने लगते हैं ये नंबर तो गलत लगता है, सब कुछ गलत लगता है। सामने वाले की आवाज ही बयां कर देती है वो हमें बुला रहा है। क्यों?